हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपी कांस्टेबल की सीरीज चल रही है, उस पर लिखा अब वर्दी आपकी होगी, पक्का आपकी होगी। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए। आप पढ़िए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन जो पढ़िए वो रोज़ पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ो, अगले दिन 2-4 दिन एक भी ना पढ़ो, ठीक है ना। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 12 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहा है कि 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कह रहा है कि दो ट्रेन हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही। तो मैं पहले आपको ट्रेन बता देता हूँ, ठीक है ना बेटा। आप कहेंगे यस सर। मान लिए कि पहली एक ट्रेन ये है, ठीक, और एक ट्रेन कौन सी है, ये है। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और ये मैं कहता हूं कि 105 मीटर लंबी है और ये कितना है बेटा, 90 मीटर। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी और दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी। इसका मतलब है कितनी डिस्टेंस टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपको पता है कि 105 और 90 195 मीटर दूरी पार करेंगी, लेकिन जो स्पीड है ना वो क्या जुड़ जाएगी, कम से कम 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर घंटे से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड होगी तो 45 प्लस 72, 45 प्लस 72, आपको पता है कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे टी। तो आपसे पूछा कितना समय लगेगा, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल देंगे, बस सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 5 से कट कर देता हूँ इसी वक्त, ठीक है। क्या हो जाएगा कि 5 3 15, 4 19, 5 9 45। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा बेटा कि देखो क्या आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 39 गुणे 18 बटे कितना आ जाएगा, तो 7 5 2 7 और 7 4 11, है ना, यही तो होगा। 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18 और 9 13 और 13 3 39, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो बस आपने इस सवाल का कंसेप्ट क्या सीखा, आपने यही सीखा कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, मतलब कि दोनों या एक इधर को जा रही है, एक इधर, मतलब कि एक यहाँ पे क्या कह रहा है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, है ना, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ, ठीक। तो दोनों की जो चाल होगी, रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष चाल होगी, जुड़ जाएगी और दोनों अपनी लंबाई को अपनी लंबाई को पार करेंगे। इसका मतलब है 105 और 90 195 हो जाएगा, लेकिन स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो 5/18 से किया तो मीटर पर सेकंड में होगा, टी कर दिया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, हमने यहाँ पे इतनी स्पीड लिखा है तो टाइम कर दिया, सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। करा कि एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 की हानि करता है ना, कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। मतलब जो कुछ भी होगी, लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। मैं कहता हूं कि अगर वस्तु का सीपी मुझे मिल जाए तो 110% की वैल्यू हमें निकालना पड़ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आंसर जो कुछ भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा, 11 का मल्टीपल होगा। तो आप चेक कर लो, 5 1 6, ये 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है ना। 4 1 5, अच्छा 2 ऑप्शन है, ये भी है और ये नहीं है, या तो ये आंसर बनेगा या तो ये बनेगा। चलो बता देता हूँ। 1200 में बेचा, देखो सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लॉस है। आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु को बेचेंगे तो 1200 रुपये में बेचा और 200 का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु की जो सीपी है ना वो कितनी है, 1400 रुपये है, ठीक है ना। कितना है, 1400 रुपये। आपको मैंने बताया था सीपी का 110%। तो आप कह रहा है कि लाभ बेचने से उसे 10% का लाभ हो, कितने में बेचे। तो मैं कहता हूं कि 1400 रुपये को अगर 110% पे बेच दिया जाए तो क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो 11 चौक 44 के 4, 11 कम 11 4 15, 1540 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आप ये भी कर सकते थे कि 11% की वैल्यू निकालते तो तब भी जोड़ देते, है ना, 11 और 14 तो आपका 154 आ जाता, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। करा कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो जैसा दिया गया वैसे ही कर दो। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। तो एसपी और सीपी
जो होंगे वो 12 बटे क्या कहलाएंगे 10। तो आप देखिए कि 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 5 रुपए की चीज़ 6 में बेची जा रही है। 5 रुपए की चीज़ 6 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सी पे। 5 पे कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 का। तो परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20% आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ऐसे ही सवाल आपको पुलिस में देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टफ सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करा कि संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कि संख्या को, मान लीजिए संख्या x है, उसको आपने 52 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि उस संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए, तो रूल कहता है कि जो काम संख्या के साथ किया वही शेषफल के साथ करेंगे। बस कुछ नहीं किया, संख्या को 52 को बजाय 13 से भाग कर दिया तो इसको भी करेंगे, तो 13 × 39 रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि x इक्वल टू √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फानाइट है। अगर डॉट डॉट इन्फानाइट है तो इनके फैक्टर करो, 2×3 6। आपको पता है कि क्रमागत फैक्टर करो। कैसे? क्रमागत फैक्टर करो, 2×3 6। तो जब 2×3 6 कर दिया तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो कौन सा बनेगा? 3। आपका बड़ा वाला नंबर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर यहीं पे बेटा माइनस होता, ये माइनस होता और यहाँ माइनस होता तो हमारा आंसर क्या आता? ये 2 आ जाता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। कह रहा है कि ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है और उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, आप जानते हैं कि दिन और क्षमता का अनुपात कैसा होता है बेटा? उल्टा होता है। दिन और क्षमता का अनुपात कैसा उल्टा है? इसका मतलब आपको जो क्षमता का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है? 2:3। तो जो दिन का अनुपात होगा वो कैसा होगा? इसका उल्टा होगा, 3:2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप ये देखिए, तो संख्याओं का योग जो कुछ भी होगा 7 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं कि जो संख्याओं का योग होगा ना, 7 का मल्टीपल इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, 28 बनेगा। कैसे? देखो, दो संख्याओं का अनुपात, मैं कहता हूं संख्याएं जो है ना, जो संख्या है बेटा वो 3x और कॉमा क्या है? वो 4x है। उनके वर्गों का योग 3×3 9x² प्लस 16x² बराबर किसके है? वो 400 के हैं। तो मैं कहूँगा कि 16×9 25x² बराबर किसके? 400 के। 25×8 200, तो x है ना, मतलब 16 हो जाएगा। 25 16 ही हम 16 बार जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी। यही आप रख दो तो आप 3 चौक क्या हो जाएगा? 12 प्लस 4 चौक 16। अब 12 16 कितना होता है? 28 होता है। सो ऑप्शन ही हो गया। पर इतना करने की जरूरत थी क्या? कतई नहीं थी। मैंने आपसे कहा कि अगर 3x और 4x है, लास्ट में आपसे पूछे संख्याओं का योग क्या होगा। अगर संख्या 3x और 4x है तो दोनों को जोड़ोगे तो 7x आएगा। x का मान कुछ भी निकाल लाओगे तो 7 का ही तो मल्टीपल रहेगा। तो मैंने कहा आंसर जो कुछ होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली के चमकने से 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? कहने का मतलब है कि जो ध्वनि है ना उसकी चाल 330 मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, पहले बिजली चमकेगी उसके बाद 10 सेकंड बाद, तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो मैं कहूँगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हमसे किलोमीटर में पूछा है, कोई बात नहीं। तो हमारी जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है? 10 सेकंड का है। जो मीटर में आ गया, 1 मीटर में एक मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा तो आएगा क्या कि 3.3 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई 3300 आ गया, 1000 से डिवाइड किया तो 2 जीरो कट गया, वहाँ एक नीचे बचा, तो 3.3 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब उनके बीच की दूरी 3.3 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। कराए कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज आर होगा? ठीक है ना, कितनी राशि पर? तो आप मान लीजिए कि राशि क्या है? वो पी है। तो मान फॉर्मूला क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट का? कहता है कि पी आर टी अपान क्या होता है? 100 होता है। रेट परसेंट में जाता है हमेशा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बेटा? आर मिल रहा है। ठीक है ना, पी हमने माना ही है, रेट भी R% है और इंटू टाइम क्या है? 2 वर्ष का। अपान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आर से आर कट जाएगा, ये 2 50 हो जाएगा और ये 50 वहाँ चला जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर।
आगे चलता हूँ। यदि पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर 47, तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा? आपसे ये पूछा है, देखिए आपसे ये पूछा है कि पी स्क्वायर प्लस 1/p² का मान अगर 47 दे रखा है तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा कि आप ये जानते हैं कि जब मुझे p प्लस 1/p लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, उसके स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूँ। मैं ये कहता हूँ कि p प्लस 1/p, या ऐसा कर दूँ मैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, p प्लस, रूल तो ये कहता है ना कि इधर आप क्या करो, दो जोड़ दो तो, और फिर रूट ले लो, उसका मान आ जाएगा। p प्लस 1/p का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/p² प्लस 2, यही बनता है। ठीक है ना, तो आप मेरी बात समझिए कि p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इतने की वैल्यू कितना दे रखा है, 47, और 47 दो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो p प्लस 1/p की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, √49 आएगी, मतलब कहने का कि 7 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस आपको ये ध्यान देना होगा, मेरी बात ध्यान समझो, कि आपको ध्यान क्या देना होगा कि जब भी सवाल आप करोगे, जब भी क्वेश्चन करोगे बेटा, इस तरह से आए p प्लस 1/p निकालना है तो आप दो जोड़ के रूट ले लो, सीधे वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्लियर है, आपने सीखा कि नहीं? कह रहा है कि एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 कम कमाता। ठीक है ना, मतलब पहले जब 5% छूट दे रहा था तो जो कुछ भी आ रहा था, लेकिन अगर 7% दिया छूट तो कितने का डिफरेंस आया कि 2%। इस 2% की वैल्यू कितना हो गई, वो आप कहेंगे सर कि 15 है। कितना है, 15 है। तो कह रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। 50 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा और 50 से इधर करूंगा, 15 × 75 तो कितना हो जाएगा, 750। इसका मतलब क्या हो गया कि जो घड़ी का अंकित मूल्य था बेटा वो 750 रुपये था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करा के स्थान पर, स्टार के स्थान पर कितनी न्यूनतम मान रखा जाए कि 63, 57, 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है ना, संख्या क्या देंगे, 8 का डिविजिबल रूल कहता क्या है कि आखिरी के अगर 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 576 स्टार 2, ये ऐसा है, 8 से विभाज्य किया जाए। क्या किया जाए, 8 से विभाज्य किया जाए। तो हमें सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखना है, ये वाले, और क्या करें, न्यूनतम मान कितना रखा जाए। न्यूनतम मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 8 से 56 होता है ना, 4 1 5 52 नहीं होता है, नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 रखूंगा तो 8 से 56 और 4 2 6 62 हो जाएगा, 8 के पाड़े में नहीं आता है। और 3 रखूंगा तो 8 56 और 4 3 7 72। इसका मतलब है कि ये अगर 6 3 2 हो जाए तो 8 से कट जाएगा। 8 7 56, क्या 8 7 56, 4 3 7 8 9 72, मतलब कितना हो जाएगा, 79 टाइम जाएगा। इसका मतलब पूर्णतः कट जाएगा अगर स्टार के स्थान पर 3 रख दिया जाए तो। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया और औसत 50 निकाला, और संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक छात्र ने 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया, तो ज़्यादा लिखा कम लिखा, ज़्यादा लिखा कम लिखा। तो आप कहेंगे सर 46 के बजाय 64 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया ना। तो 46, आप देखो 46 और 64 है ना, तो इनके डिफरेंस कितना होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा बेटा, इसका रूल क्या कहता है कि देखो यहाँ पे चाहे देखो और चाहे यहाँ देखो, जो 46 को अगर पलट दो तो 64 बनेगा, 64 को पलट दो 46 बन जाएगा। तो जब भी कोई संख्या पलट देते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। इनको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 18 आता है। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ से बता पाएंगे। आपके मन में एक सवाल आया कि सर 72 और 27 का डिफरेंस कितना होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 45 है। करके देख लिए, 12 में से 7 गया, कितना आएगा, 5, 6 में से 2 गया, 4 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि 46 के बजाय 64 लिख दिया गया, इसका मतलब प्लस का 18 ज़्यादा लिख दिया गया, तो औसत में कमी आ जाएगी ना, ज़्यादा लिखा गया है। तो कह रहा है कि औसत 50 संख्याओं का सही औसत क्या है। इसका मतलब है कि 50 में जो 18 ज़्यादा लिखा गया, इसी 18 को 10 में बांटा जाएगा, 10 से, क्योंकि कितनी संख्याएं थी, 10 थी। तो 50 - 1.8 करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा,
48.2, 48.2 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? संख्याएं थी कितनी होनी के, मतलब 10 संख्याओं का औसत 50 है, लेकिन ये कैसे आया? एक संख्या गलत हो गया है। 46 की जगह कितना लिख गया है? 64 लिख दिया गया है। ठीक है, ज्यादा लिख दिया गया, कितना? 18 ज्यादा लिख दिया। उसी 18 को हटाएंगे तो पूरा औसत 50 है ना, तो उस औसत में से 10 संख्याओं में घटेगा तो 0.18 घट जाएगा, तो 48.2 आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। करा कि 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5, 4, 3 और 2 घंटे हैं को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं तो प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा है, तो कुल खर्च कितना होगा? मतलब सभी मोमबत्तियां कितनी देर जलेंगे? तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो कि एक मोमबत्ती 5 घंटे जलती है, एक 4, एक 3, एक 2, है ना, 3, 2। हाँ, तो मैं कहता हूं कि जब तक 3 मोमबत्तियां, सबसे पहले कौन बुझेगी? ये वाली, उसके बाद तो 2 घंटे जल के बुझ जाएगी, उसके बाद ये वाली, ठीक, बुझ जाएगी। अब उसके बाद फिर ये वाली बुझ जाएगी, लेकिन यह भी 4 घंटा जलेगी, 1 घंटे के लिए बच जाएगी। तो टोटल कितने आवर जल गई? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे बेटा कि 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13 घंटे जल गई, और 1 घंटे जलने का खर्च जो है 1.50 है, 1.5 है ना। तो 13 डोढ़े कितना हो जाएगा? 19.5, तो 19.50 आ जाएगा। ठीक है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं? मतलब लैंग्वेज में इतना बड़ा लगता सवाल, पर सवाल में कुछ है क्या? कुछ तो नहीं है, सवाल आराम से पढ़ लो बस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4, 6, 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? ये आपसे पूछा है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप एक बड़ा सा घनाभ के आकार का एक कमरा था, कुछ भी था मान लो, तो या उसके आयतन की बात करें तो छोटे छोटे मान लो कि एक छोटा आयतन बनेगा, मतलब कि आयतन घन बनेगा, और कितने घन बनेंगे? n घन बनेंगे छोटे आकार के। ऐसे ही कितने बनेंगे? n बनेंगे। तो इसका आयतन बराबर एक छोटे घन का आयतन इंटू n। ठीक है ना? मैं कहूँगा कि जो इसका आयाम है वो कितना है? वो क्वेश्चन में दिया है 4, 6, 8, 4, 6, 8 है। ठीक है ना? इसका कितना है? 2, 2, 2 है। तो आप कहेंगे कि 4 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 2 का क्यूब गुणे कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। a कितना है? तो n पूछा है, मतलब कितने होंगे। तो मैं कहता हूं कि इन जितने जब इसको मतलब कि जो कुछ भी चेंज किया जाएगा बड़े घनाभ को घन के आकार में, तो क्या होगा? ये n बनेंगे। कितने बनेंगे? n बनेंगे। किस साइज के? इस साइज के, 2 सेंटीमीटर के। ठीक है ना? समझ पाए बात कि नहीं? चलो भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? तो 8 से 8 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो कितना? 6 चौके 24। इसका मतलब है कि 24 2 सेंटीमीटर के, कितना? 2 सेंटीमीटर के 24 छोटे घन बनेंगे जब बड़े वाले को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप ये जानते हैं कि 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए। आप जो दोनों की बात करें हमेशा उससे फोकस करो। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें यहीं पे, तो मैं कहता हूं पेपर फर्स्ट है और बेटा ये क्या है? पेपर सेकंड है। ठीक है ना बात? आप कहेंगे यस सर। तो 15 मैं किससे फोकस करा? अनुत्तीर्ण पे। अगर 70% यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 30%। अगर वहां पे 60% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं पेपर सेकंड में? 40%। दोनों मिला के 15%। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ 15, और वो 30 है तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25। तो ओवरऑल मिला के 30, 20, 50, 55। तो 55% क्या हो गए कि अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, है ना? 55% अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक, फिर कह रहा है कि जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो 45 ये उत्तीर्ण हो गए किसमें? दोनों पेपर में, दोनों पेपरों में। ठीक, अब 270 मतलब कि 45% की जो वैल्यू है ना, वो कितना देगा? 270। और जो विद्यार्थियों की कुल संख्या मुझसे पूछा है, चाहे वो विद्यार्थियों की संख्या 10 रही हो या 20 रही हो, अपने आप में वो 100% थी। तो मैं कहूँगा कि 100 से इसको क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। तो 9 पीछे 45, 9 3 27, ये 30 हो जाएगा, है ना? और 5 6 30, तो मैं क्या कहूँगा कि 600 आ जाएगा। मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 600 थी। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। किसी वर्ग
जिसकी परिमित 48 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है ना, वर्ग मतलब सभी भुजाएं क्या होती बेटा, समान होती। तो 4a आपसे पूछा क्या, क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है। a स्क्वायर नंबर वही होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है 144, आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देख लो ये क्या है, ये आपका 48 है। कितना है, 48, 4 12 48। तो a की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। करा कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा, तो मैं कहूँगा 860 के बराबर होगा। कैसे, देखो इस बात को समझो। जैसे लिखा है कि x का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रॉपर्टी कह दो, x का y% बराबर y का x%, y का x% है ना। जैसे कि 100 का 10% कितना होगा, आप देखो 100 का 10% बराबर, यहाँ पे देखो 10 का 100% मैंने लिख दिया। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, और 10 का 100% कितना होगा, 10 होगा। बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो फॉर्मूला वही लगाया। तो सेम चीज़ यहाँ लिखा है, तो मैं कहता हूँ इसको लिख सकता हूँ कि 860 का 50% प्लस 860 का 50%, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आधा आधा हो जाएगा, 50% बाहर, यहाँ पे 860 कॉमन लो, 100% की वैल्यू, मतलब कहने का 860 हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ, आप 860 बाहर ले लो, ठीक, और 50 50 100% हो जाएगा। 100% को ऐसे 100/100 कर दो, कट जाएगा, तो क्या बचा, 860 आ गया। क्लियर है बात। चलो, कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा कितने छात्र बैठे थे परीक्षा में। तो आपको पता है कि 35% छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे 35 5 40 है ना, और 60, मतलब कि 65% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। इसी 65% की वैल्यू 455 है, तो 100% की वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं कहूँगा कि 65% की वैल्यू 455 है। बेटा 100% की जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो 13 का मल्टीपल है क्या, यस, 13 5 65, 13 3 39 और 13 3 39, 5 20 100, 5 20 100। तो 33 दूना कितना होता है, 66 होता है। 33 दूना, ओह यहाँ पे देखो एक चीज, 13 5 65, 13 3 39 और 13 5 65, ठीक है ना। तो 35 दूना 70, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जो छात्र थे वो कितने थे बेटा, 700 थे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला। हाँ, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी, ठीक है ना। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, देखो बिक्री मूल्य की बात कर रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर 10% की हानि हो रही है। मतलब कहने का ये है कि 1/, अगर 10 लिखूंगा मैं, इसको ब्रेक करूंगा, तो हानि हो रही किस पे, सेलिंग प्राइस पे। किससे बेटा, सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10 है, एक लॉस हो गया। 10 रुपए कोई सामान बेचा, एक नुकसान हो गया। इसका मतलब है कि उस वस्तु का जो सीपी है ना वो 11 है। 11 की चीज आप 10 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितने को हो रहा है, 1 का। हमेशा प्रॉफिट और लॉस पूछा क्या है, हानि की दर क्या होगी, रेट पूछा है। तो 11 पे 1 का लॉस हुआ तो परसेंट में निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ही 1/, क्या हो जाएगा, 11% आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ये मत सोचिएगा बहुत आसान सवाल है बेटा, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपको सेकंडों में करना होता है, ठीक है ना। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन लगातार आप पढ़ते रहिए तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।